Good morning, student. Myself, Minakshi, your biology teacher from Sanskar Valley Public School. So, hope you all are fine and getting ready for your lecture. So, students, yesterday we have discussed about various consumer at different level, trophic levels, and the food chain, food web, isn't it? And how the energy transfer takes place from one trophic level to the other. Even I told you that key only 10% of energy is available to the next trophic level, and what happened to the rest 90% of the energy, isn't it? So this 90% of energy इज़ लूज एज अ हीट या फिर डिफरेंट हमारी जो बॉडी एक्टिविटी हैं उनमें यूज़ हो गई हैं, इज़ेंट इट? एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ दैट कि ये जो 10% है ये अगले ट्रॉफिक लेवल तक अवेलेबल है, तो फूड चेन में इससे ज़्यादा स्टेप होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा फूड स्टेप्स होंगे फूड चेन में उतनी ही कम एनर्जी अवेलेबल होगी लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म को, इजंट इट? तो ये जो मैंने एनर्जी फ्लो के बारे में आपको बताया था, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय रेमंड लिंडमैन, ठीक है, हु द साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन अ 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड chain. So he was Raymond Lindman. According to 10% law, only 10% of energy entering in a particular trophic level of organism is available for the transfer to the next trophic level. For example, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट का कितना परसेंट यूज़ कर रहे हैं, 1%. तो सपोज सनलाइट जो प्लांट यूज़ कर रहे हैं उसका 1% कितना जूल एनर्जी मिल रहा है उनको, 10,000 जूल मिल रहा है, ठीक है. सो 10,000 जूल में से 10% ही आगे जाएगा किसके पास, 1% प्लांट ने ले लिया, 10,000 जूल ले लिया, ठीक है, सो उस एनर्जी का. सो ऑब्वियसली 10,000 जो प्लांट के पास आई है जूल एनर्जी, उसका 10% जाएगा, यानी डियर के पास कितना अवेलेबल होगा, 1,000 जूल, एंड उसका 10% फिर लायन के पास जाएगा, तो वो कितना हुआ, 100 जूल, इजंट इट? सो दिस इज हाउ द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस. ओनली 10% इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एंड दिस लॉ इज नोन एज 10% लॉ. सो वाई द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन शुड बी लिमिटेड? क्यों होना चाहिए सिर्फ 3 और 4 स्टेप किसी भी फूड चेन में? क्योंकि आफ्टर दैट एनर्जी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म विल बी सो स्मॉल दैट इट विल बी इनसफिशियंट टू सस्टेन लाइफ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा? सो किसी भी फूड चेन में जो बेसिक स्टेप्स होने चाहिए वो 3 से 4 ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने पर जो लास्ट ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी नहीं मिलती. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. It's about biomagnification. So another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemical enter into our body through the food chain. जनरली होता क्या है कि हम अपनी फील्ड में क्रॉप को उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, हार्मफुल इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, इजंट इट? सो व्हाट अबाउट दीज हार्मफुल केमिकल्स? होता क्या है, unknowingly the accumulation of this harmful chemical takes place in the food chain, ठीक है, which takes how? So you have read in class 9th how water get polluted. पानी कैसे प्रदूषित होता है? डिफरेंट फैक्ट्रीज जो अपना वेस्ट है वो पानी में डिस्कार्ड कर देती हैं, या जो आसपास के गांव जो हैं वहीं पे बाथिंग कर रहे हैं, एनिमल्स बाथिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, इजंट इट? या फिर आसपास के जो गांव हैं वो रिवर के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो इरिगेशन भी उसी की हेल्प से करते हैं, रिवर वैली सिस्टम, इजंट इट? यू हैव रेड इन 9th क्लास. सो व्हाट हैपन, पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करते हैं तो बारिश होने के कारण वो पेस्टिसाइड बह के कहाँ आ जाता है, water bodies. So one of the reason is the use of several pesticides and other chemical to protect our crop from diseases and other pests. So these chemicals either wash down to the soil or to the water bodies. From the soil, they are absorbed by the plant along with the water and mineral, and from the water bodies these are taken by the aquatic animals and plants. So this is one of the way they get accumulated in the trophic लेवल. सो एज अ ह्यूमन बींग, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है वो हमारे ट्रॉफिक लेवल्स में सबसे टॉप पे है, इजंट इट? सो मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इन केमिकल्स की वो किस में अक्यूमुलेट होगी, ह्यूमन बॉडी में. सो दिस इज़ द रीज़न वाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज wheat, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इवन मीट, they contain different amount of pesticides residue. So and they cannot be like washed off by just suddenly washing and all that, right? So they get accumulated inside the
organism. This is known as biological accumulation of pesticide, you can say biological magnification और bio accumulation. ठीक है, सो दोनों प्रोसेस सेम है, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स अफेक्ट द एनवायरमेंट. कैसे अफेक्ट होगा एनवायरमेंट? ह्यूमन बींग्स बेसिकली आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. आवर एक्टिविटीज कैन चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस, even though the changes which takes place in the environment which automatically affect us, isn't it? So one of the most drastic problem we are facing today is about ozone layer. ozone layer कहाँ पे होती है बेटा? क्या होती है ओजोन? So we know that oxygen, the formula or the symbol for oxygen is O2, isn't it? क्या symbol है हमारे ऑक्सीजन के लिए? O2. And oxygen molecule is made up of 2 atom of oxygen combined together. तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि 2 ऑक्सीजन जो एटम है वो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? O2, isn't it? So ऑक्सीजन गैस हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है because it is needed for the respiration. We take oxygen, we take out carbon dioxide. The carbon dioxide is essential for plants for the photosynthesis, isn't it? So ozone is O3. Ozone is O3. Ozone is made up of 3 atoms of oxygen. जैसे ऑक्सीजन 2 एटम से बना है, उसी तरह ओजोन कितने से बना है? 3. So ozone 3 atoms of oxygen combine to form ozone, and this ozone is a gas but it is poisonous in nature if inhaled. ये गैस poisonous है इनहेल अगर हम इसको कर लेते हैं तो. वैसे तो ओजोन लेयर हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी है. ठीक है, ये कहाँ पे होती है? हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है, isn't it? So it is present in the upper atmosphere. अब अराउंड जनरली 15 से 60 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है नीचे अर्थ सरफेस से जब हम लेके चलते हैं तो वहाँ पे ये ओजोन लेयर फॉर्म होती है इन द स्ट्रेटोस्फीयर. ठीक है बेटा. सो जनरली ओजोन इज फॉर्म्ड अप हाई इन द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन. O2 पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर गिर रही हैं तो वो सेपरेट हो रहा है 2 ऑक्सीजन एटम में, isn't it? So what happens? The high energy ultraviolet radiations coming from the sun split oxygen gas into the free oxygen atoms. So what happened? ये ऑक्सीजन जो एटम है ये हाईली रिएक्टिव होता है, isn't it? So this free oxygen atom thus produce is very reactive. So it reacts with oxygen molecule to form O3. तो अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था ये O2 के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है यहाँ पे? ओजोन. समझ गए? सो हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सो एट अ हाइट बिटवीन आई टोल्ड यू 15 to 60 किलोमीटर्स ये जो ओजोन गैस है इसकी अपर एटमॉस्फेयर में ये फॉर्म होती है, isn't it? क्यों ये ज़रूरी है अर्थ के लिए हमारे लिए? बिकॉज इट अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम दैट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ UV रेज, isn't it? So ultraviolet radiations जो है harmful effects होते हैं ह्यूमन बींग्स पे भी, एनिमल्स पे भी, प्लांट पे भी. they can cause irritation in eyes, they can cause skin cancer, they can damage our immune system, they can lower the body resistant system to the diseases, they can cause cataract, eye irritation. So कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें कॉज कर सकती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. सो ओजोन इज़ अ गिफ्ट, ठीक है, इन आवर एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. But now it has been found that amount of ozone is getting depleted, due to which ozone layer in the upper atmosphere becoming thinner and thinner day by day. The depletion of ozone layer is due to the use of various chemicals such as CFC. ठीक है, ये जो CFC है basically chlorofluorocarbon. So they have been, the depletion of ozone layer is due to the chemical chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbons actually में हैं क्या? They are the chemicals which are widely used in the refrigerators, air conditioner as a coolant. तो ये chemicals हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं रेफ्रिजरेटर्स में या AC कंडीशनर्स जो होते हैं उनके अंदर एज अ कूलेंट. और ये जनरली फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होते हैं एज अ एंड सम स्प्रेयर्स. क्लियर? सो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है
ये जब रिलीज़ होते हैं एयर में, दे रिएक्ट विद ओजोन गैस, जो ओजोन गैस है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो दिन ब दिन पतली होती चली जा रही है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो कहाँ पे आएंगी, अर्थ सरफेस पे, तो इससे क्या होगा, हमें ही डैमेज होगा, इजंट इट। सो इफ़ द जनरली अगर हम क्वेश्चन ये पूछें कि अगर ओजोन लेयर कंप्लीटली डिसअपियर हो गई तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं सन से, वो हमारे अर्थ सरफेस पे आएंगी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्किन कैंसर, अदर एलिमेंट्स इन मैन, एनिमल्स, प्लांट्स, इजंट इट। सो ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर जैसे कि अभी बताया जा रहा है, एक वर्ड दे रखा है यूनेप। UNEP is nothing but United Nations Environment. So in 1987, it is given here, in 1987 in an attempt इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, जिसमें UNEP में आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, दे फोर्स एन एग्रीमेंट टू इट्स मेंबर कि जो कंट्रीज़ इस CFC प्रोडक्शन को यूज़ कर रही हैं उसको फ्रीज़ किया जाए, ठीक है, इसको मिनिमाइज़ किया जाए। सो दे गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने एक फोर्ज किया एग्रीमेंट कि अपने इस मेंबर्स में, कंट्रीज़ में, डिफरेंट जो इसकी कंट्रीज़ मेंबर हैं उनको, कि CFC के प्रोडक्शन को फ्रीज़ किया जाए, इजंट इट, ताकि हम ओजोन डिप्लीशन को बचा सकें। तो ओजोन डिप्लीशन इज़ नथिंग बट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय द यूज़ ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज CFC, isn't it? So that's all for today lecture. So we have discussed how energy get transferred and 10% law, and how the food particles, how the chemicals get accumulated in various food chains, and how they can affect the environment. And basically one of the major drastic changes that occurring in our environment day to day is ozone depletion. So we have discussed that कि कैसे ozone depletion होता है, कैसे ozone form होती है, और इसको अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर जो इसके लिए स्टेप्स उठा रही हैं। तो एक ही टॉपिक इसमें लास्ट आपका रहता है, दैट इज़ मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. सो देर आर 4 to 5 procedures how we can manage the garbage, and after that we will go to the NCERT questions. Clear? Then this chapter will be over. So that's all for today, sir. Okay, so stay at home, stay safe beta.